नमस्कार, स्वागत है आपका सियासी गलियारा में। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हर अपडेट के साथ आज हम प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस भले ही लगातार 3 चुनाव बड़ौदा से जीत चुकी है, पर उसके मन में एक ऐसा डर भी है जिसने कांग्रेस खेमे को परेशानी में डाल दिया है। साथ ही बात कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर भी होगी। उपचुनाव में इनेलो और कांग्रेस किसको मौका दे सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही कई और मुद्दों को लेकर भी हम आपके सामने आज हाजिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। हरियाणा में उपचुनाव है, लेकिन बड़ौदा सीट से भले ही कांग्रेस 3 बार जीती हो, श्री कृष्ण हुड्डा ने साल 2009 से वहां अपना कब्जा जमा हुआ था, पर कांग्रेस का वोट बैंक और वोट प्रतिशत साल दर साल, चुनाव दर चुनाव नीचे गिरता जा रहा है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस भले ही अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां चुनौती बड़ी है। बड़ौदा उपचुनाव की गहमागहमी चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। लगातार 3 बार इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के कारण कांग्रेसी इससे अपनी सीटें बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के वोट का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस के लगातार घटते वोट प्रतिशत को देखते हुए इस बार बीजेपी यहां से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस ने इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की है। साल 2009 के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से हार गए थे हुड्डा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट से हार के बावजूद हुड्डा को लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले बड़ौदा विधानसभा सीट से 16,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का अंतर घटकर महज 4,840 पर रह गया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस के वोट का ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता ही चला गया। 2009 में पहली बार विधायक बने श्री कृष्ण हुड्डा। साल 2009 में भूपेंद्र हुड्डा के खास माने जाने वाले श्री कृष्ण हुड्डा ने पहली बार इनेलो के डॉक्टर कपूर नरवाल को करीब 25,000 वोटों के अंतर से हराया। उन्हें करीब 59.37% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने फिर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उन्हें 41.93% ही वोट मिले और मात्र 5,183 वोट से जीत मिली। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर श्री कृष्ण हुड्डा मैदान में थे और जीत दर्ज की, लेकिन उनका वोट प्रतिशत एक बार फिर गिर गया। इस बार उन्हें महज 34.67% वोट मिले। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के लगातार घटते वोट प्रतिशत और पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली बीजेपी इन आंकड़ों को देखते हुए बेहद उत्साहित है। दूसरी ओर वोट के गिरते ग्राफ को देखते हुए कांग्रेस को अपनी जीत बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता का दिल जीतना इतना भी आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक तरफ उपचुनाव तो दूसरी तरफ कांग्रेस में आपसी घमासान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच क्या वही सब हो रहा है जो एक वक्त में हुड्डा और तंवर के बीच हुआ करता था?
कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। समय के बलवान होने की बात बड़ौदा उपचुनाव में भी सही दिखने लगी है। मौजूदा समय में कांग्रेस में चल रहे घमासान से हर कोई वाकिफ है। कांग्रेस में ही वर्चस्व की लड़ाई पहले जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच थी, वही लड़ाई अब भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच चलती दिखाई दे रही है। हालांकि इनके पास आपसी तल्ख रिश्ते जग जाहिर हैं। कभी जींद उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के कारण रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ना पड़ता था, तो आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला खेमे के कारण हुड्डा खेमा परेशान है। हुड्डा खेमे को अपने प्रत्याशी की टिकट के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है। वहीं सुरजेवाला खेमे ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि हुड्डा अपने समर्थक नेता को टिकट दिलवा भी लाते हैं तो भी उन्हें नुकसान होगा, और नहीं भी दिलवा पाते हैं तो भी उन्हें नुकसान होगा। इतना ही नहीं, ये नुकसान सिर्फ बड़ौदा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इस चुनाव में खींचतान का परिणाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किलोई हलके तक पहुंच सकता है। स्थिति तो ऐसी बनी है कि कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद अब उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के कारण श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीता हुड्डा की राहुल गांधी दरबार में पैरवी के लिए रणदीप सुरजेवाला आ गए हैं। सुरजेवाला का साथ कुमारी सैलजा भी दे रही हैं। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री का खेमा इन दिनों परेशानी में है। टिकट मिले या न मिले, दोनों स्थिति में नुकसान मौजूदा स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री का ही होगा। हुड्डा के खेमे में काफी हलचल है। बताया जा रहा है कि जिस तरह जीता हुड्डा या उनकी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए सुरजेवाला कोशिश कर रहे हैं, उसी से ये बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि इससे दिवंगत कांग्रेस नेता श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में यह संदेश जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके परिवार को टिकट नहीं दिलाना चाहते। ऐसे में अगर परिवार से किसी को टिकट मिलती है तो भी और नहीं मिलती है तो भी श्री कृष्ण हुड्डा का परिवार भूपेंद्र सिंह के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा ने अपने ही हल्के किलोई से खुद को दूर कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता साफ किया था। इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा हर बार चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा के पक्ष में वोट मांगते रहे। किलोई हल्के में आज भी श्री कृष्ण हुड्डा और उनके परिवार का वर्चस्व है। अगर इस परिवार में यह बात पक्की हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा उनके खिलाफ हैं, तो किलोई हल्के में भी भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले समय में परेशानियां हो सकती हैं। बात वर्चस्व की भी आपको बता दें कि पिछले साल जींद में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला को टिकट दी गई। 22,740 मतों के साथ सुरजेवाला तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 50,566 मतों के साथ बीजेपी के कृष्ण मिड्डा ने जीत दर्ज की थी। उस समय रणदीप सुरजेवाला को टिकट दिलवाने में हुड्डा खेमे का बड़ा हाथ था। कांग्रेस नेतृत्व के सामने प्रचार किया गया था कि सुरजेवाला का पुराना हल्का जींद ही है और इनका वहां वर्चस्व भी है। इसी वजह से रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं इस बार बड़ौदा उपचुनाव के दौरान श्री कृष्ण हुड्डा परिवार से टिकट की पैरवी करते हुए ये कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए श्री कृष्ण हुड्डा को विधायक बनाया था, इसीलिए उपचुनाव में परिवार का हक सबसे ज्यादा बनता है। इसके अलावा आलाकमान के सामने यह भी प्रचार किया जा रहा है कि हल्के में भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है। ऐसे में अब ये उपचुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी बड़ा बन गया है। उपचुनाव इस समय हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखता है। हर एक राजनीतिक दल के लिए ये चुनाव सरकार बनाने के लिए जितना ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में प्रदेश की सरकार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से चल रही है। बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो बीजेपी के एक और विधायक मिलेगा, जिसके बाद बीजेपी का किला और मजबूत होगा। कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। ये सीट जीतकर कांग्रेस प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करेगी। जनता टीवी के लिए सोनीपत से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर गठबंधन सरकार ने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। अब ऐसे में कई खबरें सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि केसी बांगड़ बड़ौदा से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गठबंधन सरकार के दलों ने
उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी की शुक्रवार को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा और चुनाव बीजेपी के चिन्ह कमल के फूल पर लड़ा जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक हरियाणा भवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और महामंत्री संजय भाटिया के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और सीनियर नेता केसी बांगड़ के बीच मंथन चलता रहा। मीटिंग के बाद धनखड़ और निशांत सिंह ने कहा कि चुनाव बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। हमने ये तय किया है कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार भी गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर होगा। ये बातें हमारी तय हो गई हैं। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। जब गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो गठबंधन में जितनी भी ताकत हो सभी चुनाव के लिए इस्तेमाल हो, चाहे जेजेपी की हो चाहे बीजेपी की हो। गठबंधन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इस बात पर अब तक सस्पेंस बरकरार है कि बीजेपी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि इस बीच हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी बड़ी जबरदस्त है कि संयुक्त उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि एक जाट चेहरे के तौर पर केसी बांगड़ को ही लॉन्च किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और तरह की चर्चा ये है कि केसी बांगड़ को लॉन्च करने के पीछे एक रणनीतिक योजना काम कर रही है। चर्चा ये है कि अगर केसी बांगड़ को लॉन्च किया जाता है तो वो कैंडिडेट तो जेजेपी के होंगे, लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ वोट की अपील करते हुए दिखाई और सुनाई देंगे। अब यहाँ पर राजनीतिक विचारकों का मानना यह है कि अगर केसी बांगड़ को बीजेपी चुनाव चिन्ह के साथ लॉन्च करती है तो इसके कई मायने हो सकते हैं। मसलन अगर बांगड़ जीते तो वो तकनीकी तौर पर जेजेपी के नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक कहलाएंगे, और अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज करती है तो इसी के साथ बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 से बढ़कर 41 हो जाएगी। यानी यहाँ पर सदन के अंदर संख्या बल में मजबूती बीजेपी को ही मिलेगी। दूसरी बात ये, अगर भविष्य में बीजेपी और जेजेपी में किसी तरह की दरार पड़ती भी है तो ऐसे में बांगड़ बेशक जेजेपी के लिए अपनी स्वामी भक्ति रखते हों, लेकिन सदनीय परंपरा के मुताबिक वो बीजेपी का साथ नहीं तोड़ पाएंगे। खैर, ये तमाम बातें अभी सिर्फ चर्चाओं का ही विषय हैं, क्योंकि अब तक ना तो बांगड़ के नाम पर औपचारिक मुहर लगी है और ना ही इस बात की औपचारिक घोषणा हुई है कि गठबंधन का चेहरा जेजेपी से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि 6 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन विकास के नाम पर बड़ौदा को फिर भी कुछ नहीं मिला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार तेज हो रहा है। सीएम और भूपेंद्र हुड्डा के बाद कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने भी बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के राज में ही जो विकास हुआ है, बस बड़ौदा में वही विकास हुआ है। देखिए, इंतजार की क्या बात है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की वो सीट थी। श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ के बाद वो सीट खाली हुई और उससे पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पर उस क्षेत्र में बहुत से विकास के कार्य करवाए। वहीं सीएम मनोहर लाल के खुद को बड़ौदा का विधायक बताने के बयान पर गीता भुक्कल ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 6 साल से इनकी सरकार है, लेकिन कोई भी बड़ौदा नहीं गया। श्री कृष्ण हुड्डा के हल्के के लिए की गई मांगों पर जोर नहीं दिया गया और आज सीएम खुद को वहां का विधायक बताते हैं। 6 साल से ये सरकार है। अब एक बार मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी कि 54 साल पर भारी 6 साल में ना माननीय मुख्यमंत्री जी, ना कोई मंत्री, ना कोई उनका कोई भी व्यक्ति वहाँ गया नहीं।
5 करोड़ रुपया जो विधायक निधि कोष का विधायक को मिलना था वो नहीं दिया, 2 करोड़ रुपया आदर्श ग्राम योजना का था कभी वो नहीं दिया, श्री कृष्ण हुड्डा जी द्वारा उठाई गई विधानसभा की मांगों को कभी पूरा नहीं किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं वहां का स्वयं विधायक हूँ और जो भी कार्य है मैं करवाऊंगा। तो आज तो क्या है, जींद वालों से पूछो, जब इलेक्शन हुआ था बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे लेकिन आज तो वहां पर कुछ काम नहीं हुए। इसके साथ ही गीता भुक्कल ने यह भी कहा कि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं और बीजेपी के कोई भी नेता बड़ौदा जा रहा है तो उनका विरोध हो रहा है। केवल और केवल झूठे वायदे, कोई बातें कही जा रही हैं। आज तो हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या विधायक जब जा रहे हैं उनका पूरी तरह से वहां पर विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अगर सरकार को कुछ काम करना होता, 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद से खाली हुए बड़ौदा सीट पर उपचुनाव तो 3 नवंबर को है, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, क्या नेता, क्या विधायक और क्या कार्यकर्ता सब इस मौके को बनाने और विरोधियों पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के सदन में प्रवेश द्वार पर श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ लगाए गए हैं। इस दौरान अभय चौटाला भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर इसे लेकर जमकर तंज कसा है। हरियाणा विधानसभा के सदन में प्रवेश द्वार पर श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ लगाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने इसका लोकार्पण किया। इनेलो नेता अभय चौटाला भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने बताया कि आज विधानसभा के कार्यक्रम के लिए स्पीकर की तरफ से निमंत्रण मिला था। अर्जुन का रथ अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी, जिससे हरियाणा दुनिया भर में जाना जाता है। मुझे तो स्पीकर साहब की तरफ से निमंत्रण गया था कि हमने 2 कार्यक्रम रखे और एक तो भगवान कृष्ण की और अर्जुन का जो रथ है, जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध जो अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी, जिससे हमारा कुरुक्षेत्र देश और दुनिया में जाना जाता है। वहीं अभय चौटाला ने सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि 2 व्यक्ति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुख्यमंत्री भी गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं इस प्रदेश में जो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इसके साथ ही हुड्डा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हुड्डा की हिम्मत नहीं है कि लोगों का सामना कर सके। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के खिलाफ काला कानून बनाया है, जिसके चलते लोगों के बीच जाने की सरकार की हिम्मत नहीं है। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हिम्मत की उन लोगों का सामना कर सके, क्योंकि 10 वर्ष में उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों की बहुत बड़ी अनदेखी करी थी। और भारतीय जनता पार्टी की तो आज हालत ऐसी है कि जहां कहीं भी आप बड़ौदा को छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर के अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक काला कानून इन्होंने बनाया है किसान के खिलाफ, इसको लेकर के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है और लोग तब तक इनका विरोध करेंगे जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाएगा। सियासी गलियारों में इस वक्त हुड्डा और सीएम की एक दूसरे को दी गई चुनौती गूंज रही है। इससे सभी वाकिफ हैं। अब ऐसे में अभय ने कहा कि दोनों को ही चुनाव लड़ना चाहिए। सीएम और हुड्डा दोनों को पता लग जाएगा कि वो कहां खड़े हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देता है, हुड्डा मुख्यमंत्री को चैलेंज देता है। मैं कहता हूं चैलेंज देने के बजाय दोनों ही लड़ लें। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि जब तक नया एमएलए नहीं बनता तब मैं गोहाना का एमएलए हूं। तो फिर बड़ौदा अगर इतना ही मुख्यमंत्री जी को प्यारा है तो वहां से फिर नॉमिनेशन फाइल कर दे।
हुड्डा साहब भी कर दे, ताकि दोनों को अपनी ताकत का अंदाजा लग जाए, पता लग जाए कि तुम कहाँ खड़े हो। इसके साथ ही बड़ौदा में इनेलो कब अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, इस सवाल पर जवाब में अभय चौटाला ने बताया कि 15 अक्टूबर को इनेलो अपने बड़ौदा के उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। हमने पहले दिन आपसे ये कहा था कि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी उससे पहले दिन हम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हम 15 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या लेना है कांग्रेस किसको लड़ा रही है, हमने क्या लेना है बीजेपी किसको लड़ा रही है। हमने तो हमारी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस संकट के समय में मजबूती दी है, हम उसी में से किसी एक चेहरे को ला करके इस इलेक्शन की जिम्मेवारी देंगे। चुनावी माहौल में बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। एक तरफ हुड्डा सीएम को चुनौती दे रहे हैं तो सीएम भी हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला दोनों को ही आड़े हाथों लेते हुए दिख रहे हैं। खैर, बड़ौदा के चुनावी रण में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और किसके बयान कितने कारगर साबित होंगे ये तो जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। ऐसे में देवेंद्र बबली कहते हैं कि वो किसानों से कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे से अगर सब ठीक हो जाएगा तो वो इस्तीफा जरूर देंगे। प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दो ही चर्चाएं चरम पर हैं। पहली किसान और दूसरी बड़ौदा उपचुनाव। कृषि कानूनों और किसानों पर राजनीति बिल के कानून बनते ही शुरू हो गई थी। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली पार्टी से इस्तीफा देने के सवाल पर कहते हैं कि मैंने किसानों से कहा था अगर मेरे इस्तीफा देने से कोई समाधान होता है तो मैं तैयार हूं। मैंने कहा अगर मेरे इस्तीफे से आपका कोई हल होता है तो मेरे से इस्तीफा ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मेरे हलके के 1.5 लाख लोगों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है। जल्द इन सभी लोगों का एक सम्मेलन बुलाकर आगे की रणनीति तय करूंगा। उनसे पूछूंगा कि क्या मेरे इस्तीफे से इन कानूनों पर कोई असर पड़ेगा। आप लोग अगर इस्तीफे की मांग करेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन उन 1.25 लाख लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा जिन लोगों ने मुझे 1.25 लाख वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया। अगर वो उस दिन कह देंगे कि आपको हमारे साथ खड़े होकर इस्तीफा देना, मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरे इस्तीफे से कोई इस कानून पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने तो किसानों से कहा है कि अपने प्रतिनिधि मंडल को लाएं और मैं सीएम और डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात का बंदोबस्त करूंगा। चंडीगढ़ लाने का भी बंदोबस्त करूंगा। अगर आपकी कोई पहुंच मांग है उसको आपको चंडीगढ़ तक लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी एक कमेटी गठित कीजिए, उसको ले जाने की व्यवस्था करूंगा। दूसरे जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने बिठाने का काम करूंगा। वहां आपकी संतुष्ट होती ठीक है, नहीं मेरा इस्तीफा आपके रखने से कुछ होगा नहीं। आप हमारे नेता को दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए, जहां देना वहां तो दीजिए ले जाकर इसको। किसानों पर हो रही राजनीति अब राजनेताओं के इस्तीफे तक आ पहुंची है, लेकिन किसी के इस्तीफे से किसान को कितना फायदा होगा ये कोई नहीं जानता। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो सियासी गलियारा में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे ही अहम मुद्दों और खबरों को लेकर।